हेलो बच्चों। तो बच्चों आज आप लोगों ने FSC 28 का पेपर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और हिंदी माध्यम के बच्चे, जो फिजिक्स का आपका टॉपिक है उसमें हम लोग पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि सिंह सर का बच्चे विजन है कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी विजन के साथ बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता चाहे किसी की भी प्रवणता आपसे पूछी हो, या प्रेशर ग्रेडियंट या टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो बस क्या करना है आपको उसको पोजीशन के टर्म में बच्चे लिख देना है। तो बेसिकली यहाँ पे दाब प्रवणता लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो बच्चे, P/X के टर्म में ये हो जाएगा आपका दाब प्रवणता। तो प्रेशर का आप जानते हो कि क्या लिख सकते हो, प्रेशर को ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया इंटू एक्स आपका एज इट इज। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फोर्स का जो डायमेंशन होता है ये होता है आपका MLT-2, और एरिया का आपको पता है ये होता है आपका L2, और x का क्या करेंगे हम लोग L। तो यहाँ पे क्या होगा, एक L से L चला जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा ML-2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका T-2। ये देगा बच्चे आपको कुछ फाइनल आपका दाब प्रवणता का डायमेंशन ML-2 T-2। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा बच्चे यहाँ पे दूसरा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दर्शाए गए परिपथ में R से प्रवाहित धारा को शून्य कराने के लिए R1 का मान क्या होगा। इस मिडिल रजिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे कि इसमें करंट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको पता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख ले बच्चे, ये P है, ये Q है, और ये क्या है बच्चे आपका R, और ये क्या है बच्चे S। तो आप जानते हो कि इन बैलेंसिंग जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये होता है P/Q इक्वल्स टू, ये आएगा आपका R/S, कुछ ऐसी वैल्यू देता है। तो यहाँ पे देखो, अगर R1 का वैल्यू बच्चे क्या हो जाए, R1 का वैल्यू बच्चे अगर 6 ओम हो जाए तो देखो दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/18। तो बेसिकली दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसका मतलब ये बैलेंस हो जाएगा। तो जब ये बैलेंस होगा उस सिचुएशन में इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट होगी वो क्या होगी बच्चे, 0 होगी। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, फोर्थ। मतलब R1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 ओम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु की छड़ की लंबाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 मीटर दे रखा है, और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर ये हो जाता है बच्चे आपका 5.01 मीटर। धातु का रैखिक प्रसार गुणांक होगा, आपसे पूछा हुआ है कि रैखिक प्रसार गुणांक क्या होगा, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पता है फॉर्मूला कि L इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो भाई यहाँ पे जस्ट वैल्यू रख जाओ, ये हो जाएगा आपका 5.01 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 5, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसको जरा सॉल्व करो तो इधर आएगा आपका 0.01 इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा आपका 5, और इनटू होगा यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी। अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ से अल्फा का वैल्यू। तो देखो भाई यहाँ से जो अल्फा होगा वो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बिकम 0.01 अपॉन 5 इंटू जो डेल्टा टी होगा ये हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से हटा लो तो ये आ जाएगा आपका डेसिमल, जब रिमूव करोगे तो इधर आ जाएगा 10⁻²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2, ये आपको वैल्यू दे देगा। और यहाँ से जो आपका अल्फा का वैल्यू आएगा ये होगा आपका 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁵, ये होगा आपका पर डिग्री सेल्सियस। ये दे देगा बच्चे आपको अल्फा का वैल्यू। ये बात आपको समझनी है, और आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा बच्चे आपका फोर्थ। चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जिसकी आपेक्षिक पारगम्यता 2 है और आपेक्षिक उसका जो परावैद्युतांक है बच्चे ये है 8। आपसे पूछा है कि तरंग की चाल क्या होगी। आपको पता है कि तरंग की चाल पूछा है, तो ये बच्चे क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला होता है C/√μr, ये होता है आपका एप्सिलॉन r। और ये आपको दे रखा है आपेक्षिक पारगम्यता और आपेक्षिक परावैद्युतांक दे रखा है। तो जरा यहाँ पे वैल्यू रख जाओ। तो जो v इक्वल्स टू आएगा, c जानते हो आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन ये कितना हो जाएगा बच्चे 2 इंटू क्या आएगा 8। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन यहाँ पे हो जाएगा √16, और इसका जो वैल्यू होगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 0.75 इंटू 10⁸।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर अगर अप टू 1 डेसिमल लिखो तो इसको लिख सकते हो 7.5 इंटू 10⁻7। ये दे देगा बच्चे आपको स्पीड इन मीटर सेकेंड, 7.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, जो कि होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। देखो भाई, आप क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम में किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब इस प्रकार बदला जाता है कि गैस के अणु 40 जूल ऊष्मा अवशोषित करते हैं और गैस द्वारा 20 जूल का कार्य किया जाता है। बहुत ध्यान से समझो बच्चे, कह रहा है कि गैस द्वारा और यहाँ पे अवशोषित हो रही है बच्चे ऊष्मा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका Q भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा और आपका जो W होगा बच्चे कार्य किया जाता है तो W भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है, Q भी पॉजिटिव है और आपका जो W होगा वो क्या होगा बच्चे पॉजिटिव होगा। अब आपसे पूछा है कि यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 50 जूल रही हो तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा होगी। आप जानते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू ये होता है आपका डेल्टा U प्लस W। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू एज इट इज यूज करो, तो यहाँ पे दे रखा है आपको 40 जूल। अब जरा ध्यान से देखो, इस डेल्टा U को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं U फाइनल माइनस का U इनिशियल प्लस का आपको जो वर्क डन है ये दे रखा है 20 जूल। तो जरा इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 20 इक्वल्स टू, अब प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा आपको दे रखा है, आपको फाइनल निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा U फाइनल माइनस हो जाएगा आपका 50। तो इसको सॉल्व करो तो जो आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी आएगा ये कितना हो जाएगा आपका 70 जूल। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको दिखेगा बच्चे कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो कि है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं कि लंबी परिनालिका के सिरों के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है ये है बच्चे आपका B1 और इसके मध्य बिंदु पर B2 है, तो यहाँ पे B1 रेशियो B2 क्या होगा। यहाँ पे बात हो रही है बच्चे सोलेनॉइड की, तो सिरों के पास जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये होगा बच्चे आपका म्यू नॉट Ni/2। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे B2 की मध्य बिंदु पे, तो यहाँ का जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट Ni। अब हमसे पूछा है दोनों का डिवीजन, तो यहाँ से करेंगे हम लोग B1/B2 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे म्यू नॉट Ni/2 और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट Ni। तो ये आपका कट हो गया यहाँ से, जो B1 B2 का रेशियो होगा ये आएगा आपका 1:2। सो B1/B2 विल बिकम 1:2, ये देगा आपको फाइनल वैल्यू। चलिए ऑप्शन देखिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बच्चे इसमें करेक्ट होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि समान व्यास और लंबाई का एक एल्युमिनियम तार आपको दे रखा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि एल्युमिनियम तार और दूसरा दे रखा है बच्चे स्टील का तार के सिरे से सिरे तक जोड़ा जाता है और संयुक्त लंबाई के सिरों पर एक अनुदैर्ध्य बल लगाया जाता है जिससे उसकी संयुक्त लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तब 2 तार होंगे और तार आपको दे रखा है बच्चे श्रेणी क्रम में। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि समान व्यास है और लंबाई भी क्या है बच्चे आपकी समान है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हो कि आपका जो यंग मॉडुलस होता है वो क्या होता है बच्चे आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल अपॉन विकृति। ये होता है बच्चे आपका प्रतिबल अपॉन होता है विकृति। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, चूंकि समान लंबाई है और समान व्यास और समान ही फोर्स लगाया गया है, तो जो इनका प्रतिबल होगा मतलब जो स्ट्रेस होगा वो दोनों में ही क्या होगा बच्चे सेम होगा, दोनों में क्या होगा प्रतिबल सेम होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जिससे उनकी संयुक्त लंबाई बढ़ जाती है, अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों का जो यंग मॉडुलस गुणांक होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो यंग मॉडुलस गुणांक है वो हम बात करें एल्युमिनियम का या बात करें हम लोग स्टील का, वो कैसा होगा बच्चे इक्वल नहीं होगा। तो यदि प्रतिबल इक्वल है तो जो आपकी डिफरेंट क्वांटिटी होगी वो क्या होगी बच्चे विकृति, क्योंकि क्या है यहाँ पे इनके जो यंग मॉडुलस गुणांक है वो क्या है दोनों के अलग अलग होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रतिबल तो आपका समान होगा लेकिन इनकी जो विकृति होगी बच्चे वो क्या होगी भिन्न होगी। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा बच्चे आपका चौथा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ के लिए सत्यता सारणी आपको बनानी है। तो इसके लिए बच्चे एक सिंपल सी बात याद रखो कि पहली बात तो ये देखो डायोड लगे हुए हैं आपके, और यहाँ पे जो डायोड्स लगे हुए हैं इनको एक काम करो कि स्विच से रेप्लिकेट कर दो। देखो भाई इनको स्विच से रेप्लिकेट करो, ये आपने स्विच लगा दिया इधर और एक स्विच बच्चे आपने इधर लगा दिया,
और यहाँ पे आपको बच्चे मिल रहा है आउटपुट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये कुछ हो जाएगा आपका सर्किट। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कि कैसे बच्चे करोगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सपोज करो ये ओपन ही रहा, ये जीरो, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं पहुंचेगी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा जीरो। फिर क्या करो, इसको 1 दे दो और इसको क्या दे दो बच्चे, जीरो। तो जब इसको आप क्लोज कर दोगे तो यहाँ से करंट फ्लो होके कहाँ पहुंच जाएगी, आपकी इस रेजिस्टेंस के थ्रू पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। अब अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि थर्ड केस में क्या होगा कि हम बी को क्या कर देते हैं, इनपुट दे देते हैं और ए को ओपन रहने देते हैं। बी को क्या कर दिया हमने, इनपुट दे दिया 1 और इसको रहने दिया हमने ऑफ। तो देखो क्या होगा, अब इसके थ्रू आपकी करंट आएगी तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। और अगर हम दोनों को बंद कर दे तो यहाँ पे आपको 1 1, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा बच्चे, आपको 1 1 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 0 0 पे आपको 0 मिल रहा है, 1 0 पे 1 मिल रहा है और 0 1 पे 1 मिल रहा है और 1 1 पे 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब है बच्चे ये किसका आउटपुट होगा बच्चे, आपका और गेट का। तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन होगा बच्चे वो कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि निम्न में से किस संक्रमण n=3 से n=1 के संगत तरंग दैर्ध्य बच्चे क्या होगा, न्यूनतम होगा। देखो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, तो पहले जरा समझो, आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये 1/λ r/z², ये होता है आपका 1/n1² माइनस क्या होगा यहाँ पे 1/n2²। जरा देखो यहाँ पे कि जब वेवलेंथ हम निकालेंगे तो एक बात तो क्लियर है कि आपका जो लैम्डा होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z² होगा। मतलब जिसका z जितना ज्यादा होगा उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी बच्चे उतनी ही कम होगी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा, तो भाई देख लो, हाइड्रोजन के लिए बच्चे 1, ड्यूटेरियम के लिए बच्चे क्या होगा आपका 1, एकल आयनित हीलियम के लिए बच्चे 2 और लिथियम के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बच्चे 3। तो इसका मतलब है जो ज्यादा आपका परमाणु भार है वो किसका होगा बच्चे, चौथे का होगा। तो क्या होगा, द्वि आयनित लिथियम। मतलब आपका चौथा ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि एक फुटबॉल एक क्षैतिज तल में नियत चाल, कह रहे कि नियत चाल u से क्या कह रहा है, गतिमान है और उत्तर की ओर गतिमान है। तो भाई यहाँ पे चलो डायरेक्शन भी बना लेते हैं कि उत्तर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ इनिशियल उसका वेलोसिटी ये मान लेते हैं u है। और कह रहा है कि किक का अनुभव करने के बाद यह समान चाल से पश्चिम की ओर गति करने लगता है। तो ये करने लगा बच्चे पश्चिम की ओर गति। तो पूछा है आपसे औसत त्वरण की बच्चे गति क्या होगी। तो देखो भाई इसका औसत त्वरण क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आपका पैरेलल शिफ्टिंग होगा बेसिकली। तो ये तो आपका रहेगा किसका, किक करने के बाद, और इसको हम कर देंगे बच्चे पैरेलली शिफ्ट। तो देखो ये हो जाएगा आपका, अब देखो ये तो जा रहा है बच्चे आपका पश्चिम की तरफ और ये क्या, जब शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया बच्चे आपका दक्षिण की तरफ। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट जाएगा वो किधर जाएगा, आपका दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएगा। अब जो आपका रिजल्टेंट होगा वो क्या देगा बच्चे, आपको दक्षिण और पश्चिम के अनुदिश। तो इसका मतलब है जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा, आपका सेकेंड। आपको बस ये याद रखना है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से आपको ये करना है और बस यहाँ पे वेक्टर्स की शिफ्टिंग करनी है आपको, क्योंकि देखो क्या होगा यहाँ पे आप जब इधर इसको लेके आओगे तो ये बच्चे आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये दे देगा आपको यहाँ पे रिजल्टेंट। ये आपको बात समझनी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि 2000 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लिफ्ट को एक आदर्श डोरी का उपयोग करके चलाया जाता है जब समान त्वरण ए से लिफ्ट ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर त्वरित होती है। देखो भाई ऊपर की ओर और नीचे की ओर त्वरित होने की बात हो रहा है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि दोनों स्थितियों में डोरी में तनाव का अनुपात क्या होगा। आपसे पूछा है कि डोरी में तनाव का अनुपात क्या होगा। देखो ऊपर में आपको पता है कि जो आपकी टेंशन होती है, ये हम लोग अगर हम अप की बात करें तो ये होता है बच्चे आपका mg+a। अगर हम लोग बच्चे बात करें डाउन की, तो डाउन में क्या होगा बच्चे आपका m और ये होता है आपका g-a। तो भाई दोनों को चले हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो भाई डिवाइड करोगे तो क्या होगा, mg+a और इधर क्या आ जाएगा आपका mg-a और ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ऊपर का बच्चे इसको ऐसे लिखा रहे तो tu/t डाउन। तो m से m चला जाएगा, g आपको दे रखा है, g कितना है 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 और 10 - 2 कितना देगा आपको 8 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा tu/td। तो 4 2 8 4 3 12।
तो जो इनका रेशियो होगा TU टू TD, ये कितना आएगा बच्चे आपका 3:2। ये आपको कुछ वैल्यू दे देगा। अगर आप जरा ऑप्शंस में देखोगे तो आपको देगा सेकेंड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक आवेश Q वाली एक गेंद को अवितान्य डोरी मतलब इन एक्सटेंसिबल कोई स्ट्रिंग है का प्रयोग करके रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के साथ एक अनंत आवेश Q पर लटकाया जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यदि गेंद का द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो संतुलन में डोरी द्वारा बनाया गया कोण थीटा ज्ञात कीजिए। संतुलन पर गेंद तार से r दूरी पर है और k स्थिर वैद्युत स्थिरांक है। अब देखो जरा यहाँ पे इसका मास बच्चे आपको दे रखा है m, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, mg आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये टेंशन होगा क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे बंधी हुई है, ये जाएगा आपका टेंशन और इधर बच्चे लगेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होगा बच्चे आपका F। क्योंकि यहाँ पे आपको लैम्डा दे रखा है तो आप जानते हो कि लैम्डा क्या होता है बच्चे, इसके लिए ये होता है आपका 2k लैम्डा बाई r, ये होता है। अब अगर फोर्स के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स विल बिकम, ये हो जाएगा 2k लैम्डा q अपॉन आ जाएगा बच्चे यहाँ पे r, जहाँ पे लैम्डा क्या है आपका रैखिक आवेश घनत्व है। तो जरा देखो यहाँ पे हम लोग इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। जब आप कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो ये अगर आपका थीटा है तो इधर भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका t cos थीटा और इधर आएगा बच्चे आपका t sin थीटा। अगर आप दोनों को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, t cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका mg, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है आपका t sin थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2k लैम्डा कैपिटल Q अपॉन क्या होगा स्मॉल r, ये कुछ आपको ऐसा वैल्यू देगा। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप अच्छा सिर्फ आपसे थीटा ही तो पूछा हुआ है तो क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो दूसरे से पहले को डिवाइड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2k लैम्डा और इधर रह जाएगा Q अपॉन r अपॉन देगा आपको यहाँ पे mg। तो बस अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आई थिंक सोल्यूशन आ गया है आपका। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू हम लोग को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से tan इनवर्स और ये क्या दे देगा आपको 2k लैम्डा q अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे आपका mgr, कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा 2k लैम्डा q अपॉन क्या होगा mgr, ये कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इसका जो सेकंड नहीं एक्चुअली ये आपका ऑप्शन होगा बच्चे फर्स्ट, 2k लैम्डा q अपॉन mgr, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी एक सुई पानी पर तैर रही है। यदि पानी का पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है 0.072 न्यूटन पर मीटर, तो सुई को पानी से बाहर निकालने के लिए कितने अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी। तो आप जानते हो कि पृष्ठ तनाव बच्चे होता क्या है, पृष्ठ तनाव इक्वल्स टू होता है बच्चे आपका F अपॉन 2L, ये होता है। तो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे S इंटू 2L। तो सरफेस टेंशन आपको दे रखा है 0.072 इंटू क्या होगा यहाँ पे 2 और लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 और ये ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी किसमें आएगी बच्चे आपकी न्यूटन में। तो जरा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.72 इंटू यहाँ पे रहेगा 10 टू पावर माइनस 2 और ये होगा आपका न्यूटन में। तो जरा यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर जाओ तो ये आपका डेसिमल यहाँ चला जाएगा तो इधर आएगा आपका 7.2 और इधर हो जाएगा आपका इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 न्यूटन, ये दे देगा आपको फाइनल आंसर, मतलब 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि चित्र में दर्शाए गए चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है और यहाँ पे कुछ बिंदुओं की बात की गई है। बिंदु ए और बी के बीच का आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के समतुल्य प्रतिरोध की बात की जा रही है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में तो जरा ढूंढो कि पहले ये कॉम्बिनेशन कैसा है, कि आपका ये श्रेणी क्रम है या बच्चे समानांतर क्रम है, पहले तो हम लोग ये ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं और ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है P और ये है Q और ये क्या है बच्चे आपका R। तो अगर आप ध्यान से देखोगे
तो पी क्यू आर और क्या है, दोनों तीनों ये कैसे हैं बच्चे, आपके सेम पोटेंशियल पे हैं। तो देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट सपोज करो यहाँ से आपका इंटर हो रहा है, तो ये करंट आपकी इधर जाएगी और ये करंट इधर आएगी। ये इक्वल मैग्नीट्यूड में ही करंट बच्चे यहाँ पे भी आएगा और सेम करंट आपका इधर भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पी क्यू आर बच्चे क्या होंगे, मतलब ए पी क्यू आर सारे क्या होंगे, आपके चारों के चारों आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो जब सेम पोटेंशियल पे हो तो बच्चे ये कैसे होते हैं आपके श्रेणी क्रम में, तो इन्हें हम बच्चे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका एक रजिस्टर और ये हो गया बच्चे आपका दूसरा रजिस्टर, और ऐसे ही बच्चे यहाँ पे हो जाएगा आपका तीसरा रजिस्टर, और तीनों को हमने जोड़ दिया है बच्चे समानांतर में। और एक तरफ हो गया बच्चे आपका ए और दूसरी तरफ हो गया बच्चे आपका बी। तो भाई अब ऐड कर लो, ये दे रखा है आर, इसका रेजिस्टेंस है 2R और इसका रेजिस्टेंस है आपका 3R। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट आपको दे देगा 1/R प्लस 1/2R प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3R। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 6R, और ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 9 2 11 11 अपॉन ये आ जाएगा आपका 6R, ये आ जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट। तो जरा यहाँ से निकाल जाओ आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6R/11, जो देगा आपको फाइनल आंसर 6R/11, जो कि होगा आपका बच्चे पहला ऑप्शन। तो इसका पहला आंसर ही क्या होगा, सही होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला हुआ है, कह रहा है कि a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j कैप एंड b इक्वल्स टू i कैप प्लस 4j कैप द्वारा प्रदर्शित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका एरिया होगा ये क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस यहाँ पे आएगा आपका b वेक्टर, कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा। तो अगर हम लोग यहां से निकालें a क्रॉस b, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप और क्रॉस क्या होगा यहाँ पे i कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4j कैप। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ पे तो ये देखो क्या देगा आपको, देखो i क्रॉस i तो 0 दे देगा। अब आप i क्रॉस j करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 2 8 ये आ जाएगा, और i क्रॉस j देगा बच्चे आपको माइनस का k, ये कुछ ऐसा आएगा। और अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो j क्रॉस i आपको देगा बच्चे k कैप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, इधर आ जाएगा आपका k कैप, कुछ ये वैल्यू देगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड में, तो बेसिकली इधर बचेगा आपका 5k, ये बचेगा आपका 5k कैप। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो माइनस का 5k कैप आएगा, और जब इसको बाहर लाओगे तो क्या बचेगा आपका 5 बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो क्या आएगा यहाँ पे 5 मात्रक आपका आंसर होगा, जो कि है आपका चौथा नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि एक इंजन 5 सेकेंड में कह रहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई को 100 किलोग्राम पानी पंप करता है। यदि इंजन की दक्षता कह रहा है कि 60% है तो इंजन की शक्ति याद कीजिए। तो पहले तो निकाल लेते हैं बच्चे इसका पावर, कि आपका जो आउटपुट पावर है वो बच्चे कितना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखो भाई क्या होगा, ये हो जाएगा आपका W/T, और इसे ही बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं mgh अपॉन यहाँ पे हो जाएगा T। तो यहाँ पे जो मास दे रखा है उसको यूज करो 100, G का वैल्यू हो गया आपका 10, H का वैल्यू भी हो गया 10, और टाइम दे रखा है आपको 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 2 किलोवाट। ये जो आपकी पावर है बच्चे क्या आ जाएगी 2 किलोवाट। अब जरा देखें यहाँ पे कि इफिशियंसी की बात कर रहा है, तो नीटा इक्वल्स टू बच्चे क्या होता है आपका P0 अपॉन PI, मतलब P आउटपुट अपॉन क्या होगा बच्चे P इनिशियल। तो हमसे इंजन की शक्ति पूछा है, मतलब इनिशियल पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जब P इनिशियल निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे P आउटपुट अपॉन देगा बच्चे आपको नीटा, और P आउटपुट हमको दे रखा है 2 किलोवाट, और नीटा हमको दे रखा है बच्चे 60%, तो 60 अपॉन इंटू क्या हो जाएगा 100, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 200 किलोवाट अपॉन यहाँ पे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 60। तो देखो यहाँ से एक जीरो चला गया, अब इसको डिवाइड कर जाओ तो यहाँ पे कितना होगा 3.33 किलोवाट। ये दे देगा बच्चे आपको फाइनल आंसर 3.33 किलोवाट आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड।
चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस अपने प्रारंभिक आयतन के 1/4 तक रुद्धोष्म प्रक्रम, यहाँ पे बात हो रहा है बच्चे रुद्धोष्म प्रक्रम का, इसका मतलब यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है। और आप जानते हो कि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो आपका ऊष्मा का चेंज होता है बच्चे, ये होता है आपका 0, ये आपको याद रखना है। अब कह रहे हैं कि इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का परिकलन कीजिए, और इसके लिए आपको गामा दे रखा है बच्चे, गामा का वैल्यू है आपका 1.5। तो देखो पहले तो रुद्धोष्म प्रक्रम की बात हो रही है और यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है। अच्छा, जनरल इक्वेशन क्या होता है अगर हम बात करें, ये होता है पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो ये होता है बच्चे आपका टी वी टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू ये आता है आपका कांस्टेंट। तो देखिए इसके लिए हम, क्योंकि अलग अलग हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम दे रखा है, तो इनिशियल हम लोग टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कर लेते हैं केल्विन में कन्वर्ट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 300 केल्विन इंटू यहाँ पे जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम हम V कंसीडर कर लेते हैं, V टू पावर हो जाएगा गामा -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या होगा T2 हमको चाहिए, पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं T2 और इंटू क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम हो गया है बच्चे आपका 1/4 टू होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे गामा -1, ये कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा। तो जरा देखो यहाँ से T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V टू पावर गामा -1 से आपका कट हो जाएगा, तो जो T2 इक्वल्स टू लिखेंगे ये हो जाएगा 300 इंटू 4 टू पावर, ये आ जाएगा आपका गामा -1। क्योंकि गामा का वैल्यू 1.5 दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हो 3/2। तो 3/2 -1 आपको दे देगा 1/2। तो T2 इक्वल्स टू क्या होगा 300 इंटू यहाँ पे हो जाएगा √4, तो ये दे देगा आपको 600 केल्विन, ये कुछ आ जाएगा आपका वैल्यू। अब जरा देखिए कह रहे हैं कि आपको निकालना क्या है आंतरिक ऊर्जा। तो चाहो तो इसको थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हो कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपका डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि Q हो गया 0, तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे W। तो यहाँ पे हम जानते हैं -W होगा। डेल्टा U का फॉर्मूला जानते हो बच्चे, क्या होता है आपका NR, ये होता है आपका डेल्टा T अपॉन यहाँ पे आता है आपका गामा -1। देखिए N है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो समझना यहाँ पे ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये होता है बच्चे आपका गिवन मास अपॉन ये होता है मोलर मास, गिवन मास अपॉन होता है ये आपका मोलर मास। अब गिवन मास आपको दे रखा है बच्चे, ये है आपका 32 ग्राम, और मोलर मास अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आप जानते हो कि ये क्या होता है, ये भी होगा बच्चे आपका 32, क्योंकि O2 होता है 1 का 16, तो 2 का क्या होगा बच्चे 32। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चे आपके 1। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो डेल्टा U का वैल्यू है ये हो जाएगा, अच्छा N क्या हो जाएगा 1, R क्या होगा आपका 8.314 जो कि गैस कांस्टेंट है, और डेल्टा T यहाँ पे हो जाएगा आपका 600, बाद में है पहले 300 था, तो डिफरेंस आएगा वो आएगा बच्चे आपका 300 का, और अपॉन गामा -1 है तो ये बचेगा आपका 1/2। तो क्या करेंगे 600 ऊपर आ जाए, मतलब 2 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 600 इंटू यहाँ पे होगा आपका 8.314। अब एक काम करो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको फाइनल आंसर दे देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 2 8, 6 3 जा क्या होगा यहाँ पे 18, 18 टू आ जाएगा यहाँ पे 20, 6 8 जा यहाँ पे होगा आपका 6 3 जा 18 और 18 और 1, 18 आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और 16 8 जा क्या होगा आपका 48, 1 हो जाएगा आपका 49। तो यहाँ पे अगर आप डेसिमल यूज करो तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे लगा हुआ था बच्चे आपका डेसिमल, तो 49.884 ये आपको कुछ वैल्यू दे देगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे होल वैल्यू की बात करो तो 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18 और 6 8 जा क्या होगा यहाँ पे आपका 48, ये आएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर 48 और 149 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा बच्चे क्या डेसिमल, तो ये कितना बचेगा आपका 4988 पॉइंट क्या होगा बच्चे आपको 4, ये देगा आपको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसका मतलब है जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो 17वें का जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो होगा आपका थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी परिपथ की शाखा AB में धारा I आपको दे रखा है, ये है आपका t+2 प्रवाहित हो रही है जहां t सेकेंड में है, और आपको पूछा हुआ है कि t इक्वल्स टू 0 पे। जरा देखो भाई, t इक्वल्स टू 0 पे आपकी धारा कितनी होगी। t इक्वल्स टू जो धारा होगी आपकी, ये कितना हो जाएगा आपका 0+2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, ये आपको वैल्यू देगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे di/dt की, तो देखो भाई di/dt क्या दे देगा आपको, ये दे देगा बच्चे आपको 1। और यहाँ पे आपको इंडक्टेंस दे रखा है 1 हेनरी और रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चे क्या 3 ओम। अब देखो जरा करंट का जो डायरेक्शन है बच्चे वो ऐसा जा रहा है, तो इसका मतलब है करंट कहाँ से जा रही है आपकी, इंटर कर रही है बच्चे ए से। तो बस क्या करना है हमको, यहाँ पे केवीएल यूज कर देना है। तो वी ए माइनस क्या होगा यहाँ पे आई आर, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका एल di/dt, और ये जो पोटेंशियल होगा ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि रिवर्स बैटरी लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा +10, और माइनस दे देगा बच्चे आपको वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0। हमको निकालना क्या है यहाँ पे वी ए माइनस वी बी, तो देखो भाई क्या होगा यहाँ पे वी ए माइनस का वी बी इक्वल्स टू, एक काम करते हैं माइनस को, इस 10 को इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस आई आर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एल di/dt, और ये सारे वैल्यूज हमको दे रखे हैं। -10 करंट हमको दे रखा है बच्चे, ये करंट कितना है आपका 2 एम्पियर, रजिस्टर है आपका 3 ओम का, प्लस यहाँ पे आपको इंडक्टेंस 1 हेनरी, और di/dt दे रखा है आपको 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 7 -10, ये दे देगा बच्चे आपको -3 वोल्ट। जो आपका चेंज इन पोटेंशियल आएगा बच्चे वो क्या होगा -3 वोल्ट। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक टावर के सिर से छोड़ा गया 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर की दूरी गिरने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। पिंड पर वायु के कर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पे ड्रैग फोर्स की बच्चे बात की गई है। तो ड्रैग फोर्स की अगर आप बात करो तो पहले तो क्या होगा आपका WmG प्लस यहाँ पे क्या होगा W ड्रैग, मतलब जो आपका कर्षण फोर्स है, इक्वल टू क्या होगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो चूंकि टावर के सिर से छोड़ा गया है तो आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ये क्या होगी बच्चे आपकी 0। तो जरा WmG लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन, ये होगा आपका mgh। तो यहाँ पे 10 दे रखा है और g का वैल्यू भी 10 है और h दे रखा है आपको 20 प्लस W ड्रैग, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे kf हो जाएगा आपका हाफ, और इधर क्या हो जाएगा आपका m मास 10 दे रखा है और v स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो ये आपका कट हो जाएगा, तो ये देगा आपको 500। तो W ड्रैग जो होगा यहाँ से वो क्या देगा आपको 2000 माइनस 500 मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 1500 जूल। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक निर्भर करता है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि अन्योन्य प्रेरकत्व जो गुणांक है बच्चे वो क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये होता है बच्चे आपका μ0 n1 n2 a अपॉन होता है बच्चे ये आपका L, ये होता है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो कह रहे हैं कि कुंडलियों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माध्यम पर डिपेंड करता है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। बीच की दूरी पे, तो दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुंडलियों के विन्यास पे, हाँ उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, क्योंकि देख रहे हो आप n1 n2 और a पे क्या कर रहा है बच्चे डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि जो अननोन प्रेरकत्व गुणांक होगा वो तीनों पे ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या होगा आपका ऑप्शन चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी पे क्या करेगा आपका निर्भर करेगा। देखो 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तीन अलग अलग द्रव पदार्थ ए बी सी जिनके ताप, देखो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग दे रखे हैं ताप के पदार्थ। एक का तापमान है बच्चे आपका 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस, और तीसरे का है बच्चे आपका 20 डिग्री सेल्सियस। जो कह रहा है कि ए और बी को मिश्रित किया जाता है तो ताप हो जाता है बच्चे आपका 13 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है कि जब बी और सी को मिश्रित करते हैं तो होता है बच्चे आपका 16 डिग्री सेल्सियस। और आपसे बोला हुआ है कि ए और सी को मिश्रित करने पे ताप क्या होगा। बेसिकली आपसे पूछा है कि ए और सी को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, आपसे ये पूछा हुआ है।
तो पहले तो टेम्परेचर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है बच्चे वो क्या होगा। तो पहले तो हम लोग वो निकाल लेते हैं जरा। हम लोग पहले में ये यूज करते हैं जरा, देखो क्या होगा, क्योंकि मास सेम है। तो देखो क्या होता है आपका M1S1, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपको वो दे रखा है, ये कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो ये दे रखा है आपको 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 - 10 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या देगा आपको M2S2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका टेम्परेचर 15 माइनस का 13, ये आपको वैल्यू देगा। चूंकि मास से सेम है तो इसको हटा दो, तो 3S1 इक्वल्स टू दे देगा यहाँ पे 2S2, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो फर्दर कि जो S1 और S2 का रेशियो है, S1 रेस टू S2 इट इज 2:3, ये आपको वैल्यू दे रखा है। ऐसे ही बच्चे हम लोग सेकंड में भी अप्लाई कर लेते हैं, और सेकंड में जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे। तो ये बी और सी के लिए, तो बी और सी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि मासेस सेम है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा S2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस का 15 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा बच्चे आपका S3, और इधर क्या होगा बचेगा आपका 20 माइनस का 16, ये आपको कुछ वैल्यू देगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर जाओ तो कितना बचेगा यहाँ पे, इधर बचेगा S2 इक्वल्स टू ये आएगा 4S3। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पे लिख सकते हो S2/S3 इक्वल्स टू क्या देगा आपको 4:1, ये कुछ वैल्यू देगा। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जाओ तो देखो S2 और S2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो S1/S3 ये आपको वैल्यू देगा, और ये आ जाएगा बच्चे आपका 2/3। मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाएगा आपका 8/3। अगर आप यहाँ से जरा S1 का वैल्यू निकाल लो तो S1 का वैल्यू होगा बच्चे आपका 8/3, और ये आ जाएगा आपका S3। तो आप देखो भाई, ए और सी को मिश्रित करने पे ताप आपसे पूछा हुआ है, तो वो ताप हम T कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो जब ए और सी को आप मिक्स करोगे, बेसिकली यहाँ पे हम ए और सी को मिक्स कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो टी नॉट का वैल्यू होगा, ये हम लोग मिक्सिंग का टेम्परेचर ही निकाल रहे हैं, तो हम टी, चूंकि मासेस क्या है सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S1T1 प्लस इधर आएगा आपका S3T3 अपॉन हो जाएगा बच्चे आपका S1 प्लस S3। तो हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है बच्चे टी नॉट, तो उसको वैसे ही रहने दो, और S1 का वैल्यू हम लोग S3 के टर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे 8/3, और ये हो जाएगा बच्चे S3 प्लस S3 को एज इट इज रहने दो, और T3 आपको दे रखा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो T1 का वैल्यू है ये बच्चे आपका 10 है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 भी यूज करो। तो इंटू जो T3 है ये है बच्चे आपका कितना 20, इंटू हो जाएगा 20 अपॉन, हम लोग अगर S1 और S3 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3 S3 प्लस क्या होगा यहाँ पे S3। तो S3 आपका कॉमन होके कट हो जाएगा, तो S3 को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखो ऊपर क्या बचेगा आपका, जो टी नॉट का वैल्यू होगा, मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सो वैल्यू ऑफ टी नॉट विल बिकम, ऊपर आ जाएगा आपका 80/3 प्लस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये दे रखा है बच्चे आपको 20, तो इधर हो जाएगा आपका +20 अपॉन 8/3 प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपका 1। तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो आई थिंक टी नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 60, मतलब आ जाएगा आपका यहाँ पे 140, ये 140/3 अपॉन हो जाएगा 11/3, तो 3 से 3 चला गया, जो टी नॉट का वैल्यू आ जाएगा ये आएगा आपका 140/11 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ आपको वैल्यू देगा टी नॉट की। तो जो टी नॉट का वैल्यू होगा वो कितना आएगा 140/11 डिग्री सेल्सियस, जो कि है बच्चे आपका चौथा ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक स्टील के तार की लंबाई में 0.5% की वृद्धि के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। तो लंबाई में आपको कितना दे रखा है 0.5%, ठीक है, और पूछा है आपसे कि आवश्यक बल की गणना क्या करना है। देखो काट का क्षेत्रफल दे रखा है, आप जानते हो कि क्या होता है y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चे FA, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। जो कह रहा है कि 0.5% की वृद्धि के लिए आपसे बोला हुआ है, तो इसका मतलब बच्चे सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं आपको, वो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L का वैल्यू बच्चे आपको दे रखा है, फोर्स भी दे रखा है, एरिया, अच्छा फोर्स ही निकालना है, और यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी दे रखा है। तो चलो जरा फोर्स के लिए सॉल्व कर जाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा a, ये आ जाएगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये आपको देगा। तो चलो भाई सॉल्व करो इसको, देखो क्या आएगा। तो y आपको दे रखा है 2 × 10⁻11, और
ये दे रखा है बच्चे आपको एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल की, तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि वृद्धि हुई है कितनी बच्चे, 0.5% की वृद्धि हुई है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 0.5 अपॉन क्या देगा बच्चे आपको 100। तो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू, इधर दे देगा आपको 10⁻5। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर कि 1 इंटू 10⁻5। अच्छा यहाँ पे दो जीरोस बच्चे क्या हुए हैं, कम हुए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9। 9 माइनस 6 बच्चे आपको 3 देगा। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल होगा ये कितना आएगा बच्चे आपका 3। जो फाइनल आएगा बच्चे ये हो जाएगा 10⁻3 न्यूटन। ये आपको फोर्स देगा। बेसिकली 10⁻3 न्यूटन अगर हम देखेंगे तो हमें पहला ही आंसर दे रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें आपसे पूछा है कि उत्सर्जित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लिथियम के लिए देखो भाई, आपका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी फॉर द लिथियम, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 5.60, क्योंकि 7 आपको मास नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई कर जाओ, 0 यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको दे देगा बाइंडिंग एनर्जी लिथियम के लिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी फॉर द हीलियम, तो हीलियम की जरा देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 इंटू, ये दे रखा है आपको 7.06, क्योंकि दो हीलियम दे रखे हैं, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, इंटू क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे, तो यहाँ बचेगा आपका 4 8 और 8 7 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 56। तो 56.48 ये आ जाएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे पूछा है कि क्यू वैल्यू का यहाँ पे मान क्या होगा। तो जरा देखो यहाँ पे जो Q वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका 56.48 माइनस हो जाएगा 39.20। तो बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो एक तरफ क्या बचेगा यहाँ पे आपका 8 और इधर बचेगा आपका 2 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 16 में 9 गया, बचा आपका 7 और इधर बचेगा आपका 1। 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे देगा बच्चे आपको फाइनल आंसर। तो अगर आप देखोगे तो ये आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। अगर आप राउंड ऑफ कर लो तो ये 17.3 ही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वायु के एक वायु स्तंभ, पाइप के एक वायु स्तंभ जो एक छोर पर बंद है, आवृत्ति दे रखा है और द्विशत सरित्र के साथ अनुनाद में होगा यदि स्तंभ की लंबाई और चाल सब कुछ दे रखा है आपको। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है बच्चे क्या होता है, V/4L, ये होती है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये आवृत्ति है बच्चे कितना 264 हर्ट्ज। तो यहाँ से जरा निकालो भाई L की वैल्यू। तो जो L की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, V/4 इंटू ये आ जाएगा आपका 264। तो L इक्वल्स टू क्या देगा, वेलोसिटी आपको दे रखा है 330 अपॉन हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 264। ये देगा बच्चे आपको लेंथ, किसका लेंथ होगा बच्चे, ये स्तंभ की लंबाई बच्चे आपको ये दे दी है, जो कि बच्चे क्या है आपका 330 इंटू 4 इंटू 264। देखो अगर आप इसको ओवरऑल पूरा सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 0.3125, आपको ये वैल्यू देगा। और ये किस में आएगा बच्चे आपका मीटर में। अब पूछा है आपसे सेंटीमीटर में, तो क्या करो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 31.25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि है बच्चे आपका पहला नंबर आंसर 31.25। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली दो गेंदें ए और बी को वाई अक्ष पर रखा गया है। यदि गेंद ए बिंदु 0,5 पे है, कह रहा है कि 0,5 पे है, तो पहले जरा समझो यहाँ पे कि ये यहाँ पे दे रखा है आपको ए बिंदु और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,5। तो गेंद बी के संभावित निर्देशांक इस प्रकार ज्ञात करें कि द्रव्यमान केंद्र से मूल बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर स्थित हो। तो देखो आपसे बोला है 1 इकाई, तो बच्चे ये यहाँ पे भी हो सकता है और ये आपका नीचे भी हो सकता है। तो जब यहाँ होगा तो ये क्या होगा आपका 1 पे और इधर होगा तो बच्चे क्या होगा आपका -1 पे। ये कुछ ऐसे होगा। तो चलो पहले हम लोग 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग -1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलेंगे, बी के संभावित निर्देशांक मिल जाएंगे। तो जब क्या हो, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 हो, तो देखो क्या होगा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m1/1 प्लस क्या होगा m2/2 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वैल्यू है
ये 1 है और m1 दे रखा है 2 किलोग्राम, y1 हो गया बच्चे आपका 5 प्लस यहाँ पे जो m2 है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे m2 का, तो m2 दे रखा है आपको 4 किलोग्राम और y2 हमको निकालना है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व कर लो जरा, तो हो जाएगा इधर 6 इक्वल्स टू इधर आएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 4 गुणे y2, इधर बचेगा आपका -4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स y2, और y2 का जो वैल्यू होगा ये आएगा आपका -1। जो y2 का वैल्यू होगा वो आएगा आपका -1। अब ये तो हो गई पहली बात। तो एक तो निर्देशांक निकल आया कि मतलब एक जो पॉसिबल है वो क्या हो सकता है 0, -1। अब जरा देखते हैं दूसरा क्या हो सकता है। दूसरे के लिए हम लोग कर लेते हैं जरा वैल्यू रख के 0, -1 आप सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लें। तो -1 के लिए सॉल्व करिए, देखिए जरा क्या होगा। -1 m1 है बच्चे आपका 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस ये 4 इंटू y2 अपॉन ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 10 प्लस ये हो जाएगा 4y2। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो देखो भाई क्या हो जाएगा 4y2, ये हो जाएगा 16, तो y2 का वैल्यू आएगा आपका -4। तो यहाँ का जब कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, -4। तो अगर आप देखो दोनों का, तो एक का आ रहा है बच्चे 0, -1 और दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चे आ रही है आपकी 0, -4 की। तो जो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे बच्चे वो होगा आपका फर्स्ट नंबर। तो बच्चे ये थे पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, और इसके बाद के क्वेश्चन का डिस्कस नैना मैम करेंगी। थैंक यू बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोग क्वेश्चन 1 to 25 डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 to 50 हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले हमारे सिंह सर का सपना कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इस सपने को अपने साथ लेते हुए चलते हैं। और बेटा हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वो है कि नीचे दिए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो बेटा संधारित्र पर वो बोल रहा है कि आवेश हमें ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर जो है आवेश ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको एक नाम दे देते हैं। हमने माना ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। तो बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे क्या है, दो हमारे यहाँ पर बैटरीज लगी हुई हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 5 + 3 - 1.5, यहाँ से आई, अगर आई करंट हमारी फ्लो हो रही है, आई माइनस 0.5 आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हुआ हमारा 8 - 2i इज इक्वल टू 0। तो 2i इज इक्वल टू 8। तो आई की वैल्यू आ गई हमारी 4 एम्पियर। तो आई की वैल्यू बेटा हमारी 4 एम्पियर आई है। अब हमारा क्या है, अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें ए और डी के अक्रॉस, हम क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 5 - 0.5 आई। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 5 - 0.5 आई। तो आई की वैल्यू बेटा हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, हमारी है 4, तो हमने वैल्यू इसमें रख दी। तो आई 5 - 2, तो हमारा आया यहाँ पर 3 वोल्ट। तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप आया अक्रॉस एडी पॉइंट के बीच में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आया वो हमारा है 3 वोल्ट। अब वो बोल रहा है कि हमें संधारित्र पर आवेश निकालना है। तो आवेश के लिए बेटा हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो C की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है, और V हमने यहाँ से निकाला है, तो हमारा क्या है 3 वोल्ट है। तो 6 माइक्रो कूलम हमारा चार्ज यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण की गणना करने के लिए समांतर अक्ष प्रमेय समतल और त्रिआयामी निकाय दोनों के लिए अनुप्रयोगी है। कथन 2 है कि जड़त्व आघूर्ण की गणना करने के लिए लंबवत अक्ष प्रमेय केवल समतली पिंडों के लिए लागू होता है। तो बेटा कथन 1 भी हमारा क्या है, करेक्ट है, और कथन 2 भी हमारा करेक्ट है। तो बेटा दोनों ही करेक्ट हैं। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा,
बेटा ऑप्शन नंबर 1 की कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, लंबाई के एक उदासीन चालक क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चाल V के साथ चल रही है जैसा कि दिखाया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बेटा हमारे यहाँ पर एक उदासीन चालक क्षण बोल रहे हैं और वो क्या है, V वेलोसिटी से, V वेग से क्या है, आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है F इज इक्वल टू क्या होता है आपका QVB क्रॉस B, QVB। तो बेटा हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो हमारा V का डायरेक्शन क्या है, V का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है। तो अगर V का डायरेक्शन इस तरफ है तो अगर V का डायरेक्शन इस तरफ है तो फील्ड जो होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। जो पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे वो कहाँ पे मूव करेंगे, नीचे की ओर मूव करेंगे, क्योंकि आपका जो करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर होगा। जो पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, जो हमारे चार्ज है वो हमारे कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, क्यू पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा कि हमारे चार्ज कहाँ जमा हो जाते हैं, तो सीधे क्यू पर धनात्मक आवेश जमा हो जाते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा, दो पोलराइड एक सीधी रेखा पर इस प्रकार संरेखित हैं कि उनका प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि तीव्रता I0 का प्रकाश पहले ध्रुवक पर आपतित होता है तो दूसरे ध्रुवक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता होगी। तो बेटा हमारा जो है वो बोल रहा है कि 60 डिग्री पर कोण बनाता है। तो पहले हमने क्या किया, इस तरह से। तो हमारा जो पहला, यदि तीव्रता I0 का प्रकाश पहले ध्रुवक पर आपतित होता है, तो अगर I0 यहाँ से निकला तो जब इस तरह पहुंचेगा तो हमारा क्या हो जाएगी, तीव्रता I/2। यहाँ पर वो बोल रहा है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमारा क्या आया, I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बेटा हमारी क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 का हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो हमारा आया यहाँ पे I0/2 इंटू 1/4 यानी कि I0/8। तो हमारी जो तीव्रता आएगी, जो हमारे जो जब 60 डिग्री एंगल बनाता है तो हमारी जो तीव्रता आएगी वो हमारी क्या आएगी, I0/8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K है, दो बराबर भागों में काटा जाता है। ये दोनों भाग m द्रव्यमान के एक गुटके के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि गुटके को माध्य स्थिति में विस्थापित किया जाता है तो दोलन का क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा। तो बेटा हमारा जो K इक्विवेलेंट होगा, जो तुल्य हमारा K होगा, K इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2K प्लस 2K, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 4K होगा हमारा K इक्विवेलेंट। और T इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या होता है, 2π√L/G होता है, सॉरी 2π√, स्प्रिंग का केस है तो हम क्या लेंगे, T इज इक्वल टू 2π√M/K। तो K की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें, 4K। तो T इज इक्वल टू 2π√M/4K। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मिला हमें बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2π√M/4K। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वेज को कितना क्षैतिज त्वरण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वेज पर रखा गया द्रव्यमान M का ब्लॉक वेज के सापेक्ष विराम पर रहे। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको क्षैतिज त्वरण इसको प्रदान किया जा रहा है, यानी कि अगर हम इसका FBD बनाएं तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, mg आएगा। और बेटा अगर इस तरफ हमारा त्वरण है तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इस तरफ जा रहा है तो हमारा इस तरफ ma आएगा। अब अगर mg को कंपोनेंटली तोड़े, mg के घटक करें तो हमारे किस तरह से आएंगे, इस तरफ और इस तरफ। तो हमारा आया mg sin थीटा और इस तरफ आएगा हमारा बेटा mg cos थीटा। ठीक है, और ma के अगर हम लोग कंपोनेंट करें, अगर ma के कंपोनेंट करें तो यहाँ पर आएगा हमारा ma cos थीटा और यही कंपोनेंट हमारा, यही वाला हमारा और कंपोनेंट क्या हो जाएगा ma का, ma sin थीटा। तो जो हमारा यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक को कौन से फोर्स जो है बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस हो रहा है ये, तो ma cos थीटा इज इक्वल टू mg
साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आया हमारा a। तो आया हमारा g tan थीटा इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आई बेटा हमारी g tan थीटा। तो अब बेटा हमारा यहाँ पे जो वो बोल रहा है कि द्रव्यमान m का ब्लॉक वेज के सापेक्ष विराम पर रहे तो हम कितना त्वरण प्रदान करें, तो हम कितना त्वरण प्रदान करें इसको g tan थीटा। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है वो सही होगा, g tan थीटा दाईं ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। दो प्रक्षेपों को समान चाल 20 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज के पूरक कोणों पर प्रक्षेपित किया जाता है। उनमें से एक दूसरे से 10 मीटर ऊंचा उठता है। प्रक्षेपण के कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटा प्रक्षेपण का आपसे कोण पूछ रहा है, यानी कि हमारा अगर इस तरह से प्रक्षेप होता है, इस तरह से प्रक्षेप होता है तो 2 बार प्रक्षेपित हो रहा है, तो वो बोल रहा है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या है, 10 मीटर है। अगर ये ऊंचाई हमारी h1 है और ये ऊंचाई हमारी क्या है, h2 है, तो बेटा और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है हमारी 10 मीटर है, यानी कि h1 माइनस h2 किसके इक्वल है बेटा, 10। और h क्या होता है, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में h का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले के लिए ले तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब बेटा क्या है, एंगल जो है हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो u की वैल्यू उसने आपको क्या दी है, 20, यानी कि 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू आई आपकी 10 माइनस 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2 इंटू जी, यानी कि जी की वैल्यू 10 होगी, तो हमारा 2 इंटू 10। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, हमें यहाँ से 20 का स्क्वायर अपॉन आपका ये 20 हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे आया बेटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2। तो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो बोल रहा है क्षैतिज से पूरक कोणों पर, तो क्षैतिज से पूरक कोण बना रहे हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर एक कोण क्या होगा, साइन जो हमारा थीटा 1 होगा वो हमारा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और थीटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 20 का स्क्वायर यानी क्या आया 400 अपॉन 20, और साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारा यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग 0 से 0 कटा, ये आया हमारा यहाँ पे 20। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा हमारा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, कॉस 2 थीटा। और ये बेटा किसके बराबर चल रहा है, ये 10 के बराबर चल रहा है, तो इज इक्वल टू हमारा 10 चलेगा यहाँ पे। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आया 10 अपॉन 20, तो यानी कि हमारा आया यहाँ पे 1/2। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस में वैल्यू होती है बेटा 60 की, इज इक्वल टू कॉस 60। तो 2 थीटा इज इक्वल टू आया आपका 60 डिग्री। तो बेटा जो थीटा की वैल्यू आई हमारी वो क्या आएगी, 30 डिग्री। तो अगर एक हमारा एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। केवल एक निश्चित बिंदु से x अक्ष के अनुदिश दूरी के साथ किसी क्षेत्र में विद्युत विभव में परिवर्तन को नीचे दर्शाया गया है। एक आवेश प्लस q को x बराबर 5 मीटर पर रखा गया है। ठीक है, x बराबर 5 मीटर पर रखा जाता है और मुक्त कर दिया जाता है। प्रारंभ में आवेश, तो प्रारंभ में बेटा आपसे आवेश क्या होगा,
मूल बिंदु से दूर गति करेगा या मूल बिंदु की ओर गति करेगा, गति नहीं करेगा, या एक वृत्तीय पथ में गति करेगा, ऐसे हमें ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखें x की तरफ, तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस dv अपॉन dx आई कैप। लेकिन हम dv अपॉन dx कैसे निकालेंगे, यहाँ पे dv अपॉन dx किस पर निकालेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 5 पर हमारा dv बाई dx क्या होगा, माइनस 12 अपॉन 2, यानी कि आया हमारा -6। अगर अब ये वैल्यू जो है dv अपॉन dx की हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखें तो ex की वैल्यू आएगी हमारी माइनस, यहाँ पे पहले से ही था -6i इज इक्वल टू आया हमारा 6i। तो बेटा हम क्या जानेंगे कि धनात्मक आवेश जो है वो कहाँ है, विद्युत क्षेत्र की तरफ आपका अगर गति करता है तो बेटा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूर गति करेगा। ठीक है, अगर धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूर गति करेगा। ठीक है, चलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। चित्र में एक ऐसी परिपथ दर्शाया गया है, यदि बहुत उच्च आवृत्ति इनपुट वोल्टता स्रोत का उपयोग किया जाए तो परिपथ का प्रभावी प्रतिबाधा है। तो बेटा ये बोल रहा है कि यदि बहुत उच्च आवृत्ति इनपुट वोल्टता का स्रोत अगर यूज किया जाए तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका XC जो होगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आपका 0 होगा। तो अगर आपका XC 0 है या आपका C 0 है तो बेटा हमारा यहाँ पर ये वैल्यूज हमारी क्या होंगी, नेग्लेजिबल हो जाएंगी। तो तब हमारा जो सर्किट आएगा वो आएगा इस तरह से, थ्री ओम 6 ओम 5 ओम। ठीक है, इस तरह से हमारा सर्किट आएगा। तो ये बेटा इस हम देखें ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है और इससे पैरेलल में है। तो 3 ओम और 3 ओम बेटा 6 ओम और 1/6 प्लस यहाँ पे एक 6 ओम और है तो 1/6 यानी कि आया हमारा 2/6 ओम, यानी कि 1/3। तो बेटा हमारा जो R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3 ओम, अगर हम लोग इतने सर्किट को सॉल्व करें। तो बेटा हमारी यहाँ पे वैल्यू आई 3 ओम और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, ये दोनों सीरीज में होंगे तो टोटल वैल्यू आएगी हमारी 3 ओम प्लस 5 ओम यानी कि 8 ओम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन जैसे परमाणु या आयन में एक इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में कुल ऊर्जा -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह हो सकता है कौन सा आपका आयन इसमें होगा। तो बेटा हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू बेटा आपका है -13.6 Z² अपॉन N²। तो इसमें हमें एनर्जी दी गई है, E हमें क्या दिया हुआ है, -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे आपका यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, -13.6। और हमें क्या निकालना है, अगर हमें Z पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा आयन होगा। ठीक है, तो Z हमें निकालना है और N² जो है हमारे N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इंटू 1। तो बेटा Z² निकालना है, यहाँ से माइनस माइनस आपका कट जाएगा, आया यहाँ पे Z² इज इक्वल टू 217.6 अपॉन 13.6। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम अगर भाग देते हैं तो 217 का हम लोग 13 में भाग दें तो 13 एक बार जाएगा बेटा, यहाँ पे आया आपका 8 7 और अब कितने बार जाएगा बेटा, 13 बच्चे 65, 13 छंग 78, तो आया यहाँ पर 78। तो बेटा हम देख रहे हैं कि अप्रॉक्स जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 16 आ रही है। तो Z²
किसके अप्रॉक्स आ रहा है, 16 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम 16 वैल्यू ले तो जेड इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जेड जो है 4 वैल्यू किसकी होती है बेटा, 4 वैल्यू होती है हमारी बेरिलियम की। तो हमारा कौन सा आयन होगा, बेरिलियम आयन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 36, निम्न सत्यमान सारणी किस लॉजिक गेट के संगत है। तो बेटा किस लॉजिक गेट के संगत है, यहाँ पर देखिए अगर हमारा जो इनपुट है वो हमारा 0 है, 2 हम दे रहे हैं इनपुट 0 0, तो हमें आउटपुट मिल रहा है 0। ठीक है, यहाँ पे हम 0 1 दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है 1 1 0 दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है 1 1 1 दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है 1। ऐसी कंडीशन किस गेट की होती है बेटा, और गेट की होती है। तो ये हमारा कौन सा गेट होना चाहिए, और गेट होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो गड़बड़, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन, 2h गहराई का एक कंटेनर क्रमशः अपवर्तनांक μ1 और μ2 के दो अमिश्रणीय पारदर्शी द्रव पदार्थों से भरा है। प्रत्येक द्रव की गहराई h है। जब ऊपर से लंबवत रूप से देखा जाता है तो पात्र की आभासी गहराई क्या होगी। तो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, पात्र की आभासी गहराई पूछ रहा है। तो बेटा फॉर्मूला होता है पात्र की आभासी गहराई का, क्या होता है, पात्र की आपसे फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे, आभासी गहराई h/μ1 प्लस h/μ2। ठीक है बेटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, h/μ1 प्लस h/μ2। तो क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। एक द्वितल लेंस की क्षमता अपवर्तित रहती है जब इसे मुख्य अक्ष के अनुदिश कहीं से भी काटा जाता है। और कथन 2 है कि द्वितल लेंस की क्षमता तब बदल जाती है जब इसे मुख्य अक्ष के लंबवत काटा जाता है। तो बेटा पहला कथन एक बार फिर पढ़ते हैं कि एक द्वितल लेंस की क्षमता अपरिवर्तित रहती है जब इसे मुख्य अक्ष के अनुदिश काटा जाता है। तो बेटा 1/f इज इक्वल टू होता है आपका μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो बेटा अगर हम मुख्य अक्ष के अनुदिश काटते हैं तो हमारा r1 और r2 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। r1 r2 पे जब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो चेंज नहीं होते हैं, तो हमारी फोकस दूरी पे हमारे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये नहीं बदलेंगे तो f पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा ये जो है कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि द्वितल लेंस की क्षमता तब बदल जाती है जब इसे मुख्य अक्ष के लंबवत काटा जाता है। तो बेटा जब हम उसे मुख्य अक्ष के लंबवत काटेंगे तो बेटा उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाती है। तो हमारा क्या है, यानी कि मुख्य अक्ष के अगर लंबवत काटा जाता है तो द्वितल लेंस की क्षमता बदल जाती है। तो बेटा ये भी हमारा क्या है, करेक्ट कथन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही होगा कि कथन 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। यदि d इज इक्वल टू a⁴ b की पावर 1/4 बटे c और a b c में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 4% और 2% हो तो d में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है। तो बेटा d में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा d/d इज इक्वल टू, इसे लिखें तो a को 3/2 डेल्टा a/a प्लस 1/4 डेल्टा b/b प्लस डेल्टा c/c। तो बेटा 3/2 जो प्रतिशत त्रुटि इसमें दे रहा है वो कितना दे रहा है, 2, 1/4 b में कितनी दे रहा है 4 प्लस डेल्टा c इसमें हमें दे रहा है 2। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ आया 3, 4 से 4 कैंसिल हुआ, प्लस 1 प्लस 2, तो 3 + 1 हुआ आपका 4 प्लस 2 हुआ आपका 6%। तो हमारा ऑप्शन बेटा फर्स्ट जो है करेक्ट होगा 6%। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40, 4800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के 62 वॉट एक वर्णीय प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या लगभग है। तो बेटा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो बेटा P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है आपका W/T, हम लोग E/T भी लिख सकते हैं,
ई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं NhC अपॉन लैम्डा, फोटोन की बात हो रही है, अपॉन टी, तो N/T इंटू HC अपॉन लैम्डा इंटू आपका क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो हमें यहाँ पे निकालना है बेटा N/T यानी कि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन्स की संख्या। तो N/T इज इक्वल टू P इंटू लैम्डा अपॉन HC इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वैल्यू पुट करते हैं बेटा, आया हमारा आया 62, लैम्डा की वैल्यू आपको दी है 4800 अपॉन SC की वैल्यू होती है बेटा 12400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जब इस एक्सप्रेशन को बेटा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आया हमारा 24, 62 से 62 कटा तो 24 अपॉन आपका आया 1.6, तो आएगा हमारा यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं पावर ऊपर जाएगी तो हमारा आएगा 10⁻20, तो 1.5 इंटू 10⁻20 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में तरंग दैर्घ्य लैम्डा की ध्वनि तरंग एक माध्यम में v मीटर पर सेकंड की चाल से गमन कर रही है और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल v/3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दूसरे माध्यम में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य होगी। तो बेटा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है आपसे, यानी कि v अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2। तो v1 बेटा आपको दिया है v और लैम्डा, यहाँ पे v आपको दिया है बेटा v/3 कितनी हो जाती है, 4 v/3 हो जाती है, और हमारा यहाँ पे आया लैम्डा 2, तो v से v बेटा हमारा कैंसिल हो गया, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू आया हमारा यहाँ पर लैम्डा 1/3, और लैम्डा 1 की वैल्यू में दी है लैम्डा, तो यानी कि लैम्डा/3, लैम्डा 2 की वैल्यू आई लैम्डा/3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लैम्डा/3। ऊर्ध्वाधर केशिका नली में जल 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि उसी नली को 36 के साथ 37 डिग्री कोण पर रखा जाए तो नली में जल का स्तंभ की लंबाई होगी। जैसे बेटा यहाँ पर हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें इस तरह से जल भरा हुआ है और एक केश नली जो है इसमें डूबी है, ठीक है, तो यहाँ तक उसमें जो है केश नली में जल जो है हमारा भरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमारा केश नली में जल भरा हुआ है उसकी जो ऊंचाई है वो हमारी क्या है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से लंब डालें तो ये चीज हमारी क्या है, ये हमारी 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कुछ इस तरह का सीन है कि हमारे पास यहाँ पे 37 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 9 है, ठीक है। अगर हमें इसकी ये हाइपोटेनियस यानी कि हमें ये कर्ण मिल जाए तो हम सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माना कर्ण की लंबाई L है, ठीक है। तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपका लंब हमें दिया है 9 और कर्ण हमें दिया है यहाँ पर L, तो L साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारा किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो बेटा L की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9 अपॉन साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री है, यानी कि साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है हमारी 3/5, तो बेटा हमारा यहाँ आया 9 इंटू 5/3, तो आया हमारा पे 3, यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारे ये L की वैल्यू। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, नहीं हमारा करेक्ट ऑप्शन की हमारी सेंटीमीटर में आई है, लेकिन आंसर हमारा क्या है, सारे मीटर्स में है, तो यानी कि आएगा हमारा 0.15 मीटर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा 0.15 मीटर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए परिपथ में A और B के बीच में विभवांतर 18 वोल्ट है तथा संधारित्र 2 माइक्रोकूलाम पर आवेश 24 माइक्रोकूलाम है, अज्ञात संधारित्र C की धारिता का मान होगा। बेटा यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम ने 2 माइक्रोफैरेड होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा हुआ यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड पर
आवेश 24 माइक्रोकूलम है, अज्ञात संधारित्र C की धारिता का मान होगा। तो इसको बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें 2 माइक्रोफेरेड के सिरों के बीच में विभवांतर। तो 2 माइक्रोफेरेड के सिरों के बीच में विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, 24/2, यानी कि आया हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट। अब हम क्या निकालेंगे बेटा कि अब हमारा आ गया, अब हम निकालेंगे 6 माइक्रोफेरेड के बीच में जो हमारा विभवांतर है। तो अगर 6 माइक्रोफेरेड के बीच में विभवांतर हमारा जो है विभवांतर अभी आया है 12 वोल्ट, और टोटल हमारे यहाँ पे कितना दिया है, ए और बी के बीच में 18 वोल्ट। तो 6 माइक्रोफेरेड के बीच में अगर विभवांतर देखें, 6 माइक्रोफेरेड के लिए अगर हम के बीच में अगर हम विभवांतर देखें बेटा, तो हमारा क्या आएगा, 18 वोल्ट माइनस हमारा यहाँ पे आया 12 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट। तो हमारा बेटा 6 माइक्रोफेरेड के जो हमारे बीच में जो विभवांतर है वो भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है कि 6 माइक्रोफेरेड के में कितना हमारा आवेश है। तो 6 माइक्रोफेरेड पे हमारा टोटल कितना आवेश है, तो बेटा हमारा Q इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे CV। तो यहाँ पर आया हमारा 6 इंटू और V हमारा आया यहाँ पे 6, यानी कि आया हमारा 36 माइक्रोकूलम। अब बेटा हमारा 6 माइक्रोफेरेड पे हमने क्या निकाल लिया, आवेश भी निकाल लिया। तो C पर आवेश कितना होना चाहिए, तुम्हारा C पर आवेश कितना होना चाहिए, तो C पर आवेश कितना होगा बेटा, 36 माइनस 24, यानी कि आया हमारा यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम। हमारा C पे जो आवेश आया, Q आया, वो आया 6 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास Q भी है और हमारे पास इसके लिए V भी है। तो अगर हम इसमें अगर हमें क्या निकालना है, धारिता निकालनी है, तो Q इज इक्वल टू बेटा CV होता है, तो C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q/V। तो बेटा आपको Q दिया हुआ है यहाँ पर 6 और V भी है हमारा 6, तो हमारा यहाँ पे आया 1 माइक्रोफेरेड। तो बेटा यहाँ पर हमारा C की वैल्यू आई 1 माइक्रोफेरेड, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा 44 क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी निकाय पर प्रक्रम A से B पर विचार कीजिए जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। प्रक्रम के दौरान निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो बेटा हमें यहाँ पर ग्राफ दिया गया है प्रेशर और वॉल्यूम, यानी कि दाब और आयतन के बीच में। हम देख रहे हैं कि ये जो है ग्राफ क्या है, धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। अगर एरिया वाइज देखें, अगर क्षेत्रफल से देखें तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हमारा जो है एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, ग्राफ का एरिया बढ़ रहा है, तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पे जो है निकाय द्वारा किया गया कार्य ऑप्शन में लगातार बढ़ता जाता है, लगातार घटता जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि लगातार बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, YDSC प्रयोग में हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यदि हरे प्रकाश के स्थान पर लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाए तो फ्रिंज चौड़े हो जाते हैं। दूसरा है हमारा इसका कारण जो दिया गया है, वो हमें दिया गया है YDSC में फ्रिंज चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बेटा ये जो है हमने पढ़ रखा है कि बीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी, यानी कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हमारा जो कारण है वो हमारा क्या है, सही है। फिर हमारा जो अभिकथन है वो है कि YDSC प्रयोग में हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यदि हरे प्रकाश के स्थान पर लाल का प्रयोग किया जाए तो फ्रिंज चौड़े हो जाएंगे। तो बीटा बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। तो बेटा यहाँ पर वो बोल रहा है कि हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है, यदि हरे प्रकाश के स्थान पर लाल का प्रयोग किया जाए तो फ्रिंज चौड़े हो जाते हैं। तो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा जी, जो लैम्डा आर होता है वो ग्रेटर होता है लैम्डा जी से। तो यानी कि अगर ये किसके लैम्डा जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसका लैम्डा बड़ा होगा तो फ्रिंज क्या हो जाएंगे, फ्रिंज भी बड़ा होगा, यानी कि वो फ्रिंज जो होंगे क्या हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। तो अभिकथन भी हमारा सही है। तो अभिकथन और कारण हमारा दोनों सही है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कि अभिकथन ए और कारण 2 दोनों ही सही है, तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 46, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल का एक द्विपरमाणु गैस एक दृढ़ पात्र में भरी जाती है। यह 200 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। यदि इसे अचानक बंद कर दिया जाए तो गैस का ताप बढ़ जाता है। परिवेश की किसी भी ऊष्मा हानि की उपेक्षा कीजिए। R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। तो बेटा हमें यहाँ पर m दिया गया है और हमें वेलोसिटी v दी गई है, यानी कि हाफ mv² इज इक्वल टू आपका 5/2 NR डेल्टा T। 5/2 इसलिए बेटा हमारी कैसी गैस है, द्विपरमाणु गैस है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 5/2, n की जगह स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, R डेल्टा T। तो बेटा m से m हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया और हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू हमारी 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आया यहाँ पर 1/m इंटू आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे बेटा हम यहाँ से, तो 200 का स्क्वायर इंटू आपका आया 40 इंटू 10⁻³ अपॉन आर। ठीक है, तो बेटा जब हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारा 320/R डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 320/R डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 47, पाइप 1, 2 और 3 में प्रति सेकंड प्रवाहित आदर्श द्रव की मात्रा क्रमशः 25 मीटर क्यूब पर सेकंड और 5 मीटर क्यूब पर सेकंड और 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर वाले पाइप 4 में द्रव का वेग है। सभी पाइप समान क्षैतिज तल में है। अगर फिगर में हम लोग देखें तो हमारा द्रव पाइप 1 से आना स्टार्ट करता है और वो पाइप 2, पाइप 3 और पाइप 4 में जाता है। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। लेकिन हमें Q4 की वैल्यू निकालनी है। Q1 आपको दिया है 25, Q2 दिया है आपको 5 और Q3 आपको दिया है 10 और Q4 हमको निकालना है। तो हमारा यहाँ पर आया 25 बराबर 15 प्लस Q4, यानी कि Q4 की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 25 माइनस 15, यानी कि आई हमारी 10। और Q4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4 V4 इज इक्वल टू 10। Q इज इक्वल टू A4 V4 इज इक्वल टू आपका आया 10। तो बेटा हमारा जो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है वो हमें क्या दिया है, 0.5 मीटर क्यूब दिया है। तो A की जगह हम लोग क्या निकाल देंगे, लगा देंगे 0.5 इंटू V4 इज इक्वल टू 10। तो V4 की वैल्यू आई हमारी 10 अपॉन 0.5, यानी कि आई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रकाश की एक किरण समकोण प्रिज्म ABC के सम्मुख निर्देशित होती है। प्रिज्म क्रांतिक कोण 41 डिग्री वाले क्राउन कांच से निर्मित है। तो बेटा यहाँ पर हमारी जो किरण है वो प्रिज्म के अंदर पहले इस तरफ जाएगी, यहां से टकराएगी। तो हमने यहाँ पर एक लंब खींचा, जब यहां से टकराएगी तो इसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इसी एंगल पे वापस हो जाएगी। जब यहाँ पड़ेगी, यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पे हमने लंब खींचा और इसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो बेटा जब हमने लंब खींचा तो यहाँ पर कितने डिग्री, अगर 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये एंगल 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे कोण आ रहे हैं वो हमारा कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है बेटा वो 45 डिग्री जो है एंगल हमारा बड़ा है आपके 41 डिग्री एंगल से, यानी कि जो आपका क्रांतिक कोण है उससे बड़ा है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक पतली एक समान आयताकार प्लेट अपने केंद्र से गुजरने वाली तथा भुजा B के लंबवत एक अक्ष के परितः घूम रही है। यदि इसकी अक्ष के परितः प्लेट का जड़त्व आघूर्ण mr³ है तब r का मान है। तो बेटा हमारा जो जड़त्व आघूर्ण है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारी प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, 1/12 ml²। ठीक है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा क्या है, 1/12 ml²। लेकिन वो बोल रहा है कि इसके अक्ष के परितः उसने कितना दिया है, mr³। तो हम क्या करेंगे इसको, mr³ इज इक्वल टू आपका 1/12 ml
स्क्वायर, तो m से m बेटा हमारा वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया r³ इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 12। तो यहाँ पर बेटा अगर इसको सॉल्व करें तो आया हमारा r की वैल्यू आई l टू दी पावर 2/3 अपॉन 12 टू दी पावर 1/3। तो बेटा हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बेटा यहाँ पे L ना लेके ये B ले रहे हैं, क्योंकि ये जो चौड़ाई दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, B दे रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू B टू दी पावर 2/3 अपॉन 12 टू दी पावर 1/3, क्योंकि लंबाई हमको क्या दे रखी है, यहाँ पर B दे रखी है, तो हमने यहाँ पे L की जगह B पुट किया। तो बेटा हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, एक अंतरिक्ष यान को एक वृत्तीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है तो पृथ्वी की सतह से बहुत निकट है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मुक्त होने के लिए अंतरिक्ष यान को दिया जाने वाला न्यूनतम अतिरिक्त वेग लगभग होगा। तो बेटा वो आपसे न्यूनतम अतिरिक्त वेग पूछ रहा है। तो बेटा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जो कक्षीय वेग होता है, वो क्या होता है हमारा √GR। तो √GR यानी कि हमारा 9.8 इंटू 1000 इंटू 6400। तो बेटा जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 7.919। लेकिन जो हमारी बेटा एस्केप वेलोसिटी होती है, जो हमारा पलायन वेग होता है, वो हमारे उसकी वैल्यू क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमें जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, जो हमें कितना न्यूनतम अतिरिक्त वेग कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए न्यूनतम अतिरिक्त वेग, न्यूनतम अतिरिक्त वेग कितना होगा बेटा 11.2 माइनस 7.919, यानी कि आया हमारा 3.20 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा बेटा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा आज का डिस्कशन यहीं तक।